तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कैप्टन जोकिंग को मना ही लेता और साथ में इनकी अब यान यान भी आ रही थी। और कैप्टन अपना अलग ही भांजता है, मतलब कि तुम समझ नहीं रहे हो छोटे मेरे भाई जोकिंग, मैं ये जो भी कर रहा हूँ हम सबके लिए कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से स्ट्रांग बन सके। और इन दोनों का जो आदान प्रदान चल रहा था विचारों का, यानी बातचीत, यान यान बहुत ध्यान से देख रही थी, कभी इसे कभी उसे। तो फिलहाल ये निकल चुके थे। वहीं प्लम डार्क काफी गुस्से में थी और मास्टर सेवेंथ भी कैप्टन को वार्निंग देते, लेकिन कैप्टन उसका जो जेट ट्रांसमिशन था उसे पहले ही बंद कर चुका था क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसा कुछ होगा अब आके। तो देखो, ये जो थ्री स्पिरिट डाउ सप्रेसिंग माउंटेन है, जो पहाड़ी जिधर ये लोग पढ़ रहे हैं, वो साउथ का जो हिस्सा है ना, एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का, उस हिस्से में है। अब ये पहाड़ी भी कह सकते हो दो भागों में बटा। एक हिस्सा तो ऐसा लगता है हेवन हो, दूसरा एकदम हेल के जैसा फील होता है। मतलब जो हिस्सा थ्री स्पिरिट डाउ सप्रेसिंग माउंटेन के वो जो स्पिरिट्स कंट्रोल करते हैं ना, वो खतरनाक जगह है। बोलोगे तो उसका आधा हिस्सा भी ना साउथ फिनिक्स के लगभग बराबर है, आधे के आसपास तो कम से कम है। और वहां पर भी 137 देश हैं, लेकिन वो शांत रहते। तो फिलहाल शाम का समय था, धीरे धीरे रात की तरफ हम बढ़ रहे थे और यहाँ पर ना लाशों को देखा जा सकता है। मतलब कंकाल तो आराम से दिखाई देते थे और भाई पूरा हिस्से में ना पहाड़ी के यही सब बस कंकाल ही दिख रहे थे। और देखो, खून को अवशोषित करने की वजह से, यानी एब्सॉर्ब करने की वजह से, जो पेड़ भी थे ना थोड़े लाल दिखते थे, मिट्टी भी लाल हो चुकी थी और जो तालाब भी थे ना वो खूनी लाल ही दिखते थे। और इस समय धर्माशिप जो थी जोकिंग की बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कैप्टन खुद अचंभित था इन दृश्यों को देखकर, यान यान भी हैरान थी। देखो, पहले भी जो और कैप्टन वो जो माइनर स्पिरिट्स होते हैं ना, छोटे वाले स्पिरिट्स, उनसे टक्कर खाए थे, लेकिन ये अलग चीजें थी। ये जो स्पिरिट्स है ना, यहाँ पर 137 देश तो कहने को है, ऐसा कैप्टन बताते हैं। धीरे धीरे वो कम होकर 100 हो चुके हैं क्योंकि स्पिरिट्स लोगों को धीरे धीरे निकलते ही जाते हैं। तो यानी इस पे सवाल पूछ लेती कि थ्री स्पिरिट्स तो बहुत हाई लेवल पे हैं, तो नॉर्मल इंसानों को क्यों खाना चाहते हैं। तो इस दौरान इसका जवाब जोकिंग देता है, क्योंकि इसको मास्टर सेवेंथ ने बताया था कि ये जो 3 स्पिरिट्स है ना, वो जो घोस्ट एम्परर हैं, साउथ टोर घोस्ट एम्परर, उनके 3 स्पिरिचुअल सोल्स के मैनिफेस्टेशन है। पूरी चीजें वो कैप्टन को भी बताता है। इस दौरान वो फील करता है कि इसके अंदर में जो घोस्ट एम्परर की छवि बनी थी ना, इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में थोड़ी अलग लगती है, मानो जिंदा हो गई हो इस जगह पर एंटर करने की वजह से। और इसको डाउट था क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बोलता नहीं। कैप्टन पूरा जानने के बाद बोलते हैं, तब तो समझ में आ रहा है, एक शरीर, 3 स्पिरिचुअल सोल और 7 फिजिकल सोल्स, मतलब उनके अपने नियम है। और जो इस दौरान देखता है कि जो ब्लडी लेक था ना, वहां से जो यहाँ का डिसाइपल थे लोकल वाले, वो पानी पी रहे थे। मास्टर ने इसको बताया था कि घोस्ट एम्परर तो मर गए हैं एक तरह से, लेकिन उनकी वजह से ना पूरा एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर ना एकदम उपजाऊ हो गया। यहाँ पर ऑरा बढ़ के स्पिरिचुअल ऑरा वगैरह कह सकते हो कि यहाँ के हर एक लोकल में उनका खून है। तो इसीलिए ये जो 3 स्पिरिट्स हैं, जो 3 अलग अलग स्पिरिट्स, वो इनको डिवोर करते रहती हैं ताकि खुद को स्ट्रांग बना पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टर, वो जो घोस्ट एम्परर थे, उनकी ऑरा तो इन लोगों में है। कैप्टन भी इस बात से सहमत था। और इस दौरान ना कैप्टन एक ऐसा सामान निकालते जिससे पूरा धर्माशिप को ये लोग कवर कर लेते, मतलब किसी को दिखेगा ही नहीं। जो पहले सोचता है कि आदि यहाँ के डिसाइपल को पकड़ लूं और उन्हें स्टडी करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ क्या सीन है, बट छोड़ देता है। इस दौरान आधा महीना गुजर चुका था, ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और धीरे धीरे इनका जो नाव था, धर्माशिप जो था, वो 3 स्पिरिट्स माउंटेन के हिस्से की तरफ बढ़ चुका था, काफी करीब आ चुका था हेडक्वार्टर के। और खूंखार पना यहाँ पर ये लोग देखते जाते हैं। और यहाँ पर जब जू एंटर कर रहा था ना, उसका जो घोस्ट एम्परर की छवि थी वो और रियल होते जा रही थी, उससे एक लाइट भी चमकने लगा था। इस दौरान 3 दिन और गुजर जाते हैं। कैप्टन और जो डिसाइड करते हैं कि धर्माशिप में आगे बढ़ना सही नहीं होगा, क्योंकि धर्माशिप बड़ा है। कैप्टन के पास वो मटेरियल है जिससे पूरा नाव को कवर कर ले रहे हैं, लेकिन पावरफुल इंसान नोटिस कर सकता है। और यान यान बिल्कुल शांति, एकदम अच्छे से रहती और अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते जाती, बिल्कुल यूज नहीं करती। और जो हैरान था इस लड़की के अंदर ना, एम्पैथी वगैरह को देख करके, दूसरों के लिए जो अच्छी भावनाएं होती हैं कि यार वो कितना तकलीफ में है। नॉर्मली ये लड़की काफी खूंखार है, लेकिन यहाँ पर अलग दिख रहा था। तो धर्मशिप ये रख लगता है, तीनों आगे बढ़ते। कैप्टन कुछ मैजिकल डिवाइसेस निकालता है कि देखो यार, मैं इसके लिए लंबा प्लान कर रहा था, तो बहुत सी चीजें निकालता है कि इससे और अच्छे पा सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये आगे बढ़ते जाते हैं। समय गुजरता और 15 दिन और गुजर जाते हैं। फाइनली ने बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है और रात का समय हो चुका था। और 3, मतलब पहाड़ ऐसा लग रहा था 3, उसमें बड़ी बड़ी चोटियां हैं। और ऐसे देखते ही तीनों रुक जाते हैं। ऑब्वियसली ये वही जगह था, 3 स्पिरिट्स माउंटेन जो है। और हर एक पहाड़ पे अलग अलग चीजें दिखती हैं, राजगद्दी जैसा कुछ। जैसे तीसरे पहाड़ पे क्रिस्टल वाला थ्रोन दिख रहा था, उस पर एक वुमन दिखाई दे रही थी जो बहुत सुंदर थी और कपड़े अपने बहुत सही पहने थे। और ये वही थी जिसको जोकिंग और कैप्टन ने देखा था, मतलब वो ऑगस्ट स्पिरिट, निदर स्पिरिट, जो अचानक से एक बार बढ़ के आ गई थी इनके 7 ब्लड आइज वाले सेक्ट की तरफ, जब ये लोग यहाँ पर आए थे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में पहली बार। इसके हाथों में एक मिरर भी था, और जिसमें वो अपने को ध्यान से दिखती और बीच बीच में कुछ इंसानों को चबा के खा भी रही थी। और जितना खा रही थी उसका स्किन और अच्छा होते जा रहा था। दूसरी जो राजगद्दी दिखती है दूसरे पहाड़ी की चोटी पर, वो और खतरनाक थी। वो हड्डियों से बनी हुई राजगद्दी थी, खोपड़ी जैसी और वहाँ फील हो रही थी।
तो देखो मतलब अब ये वैसा हो गया और थोड़ा अलग ही आदमी भी दिख रहा था, कंकाली आदमी दिख रहा था। ये था अर्थली सोल, ऑगस्ट स्पिरिट, सन स्लॉटर जिसे बोलते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों हैरान हो जाते। लेकिन ये दोनों कुछ नहीं थे जब ये पहले पहाड़ की तरफ देखते। उसको देखना मुश्किल था, अलग ही उसकी ऑरा थी, क्योंकि ये था हेवनली सोल, ऑगस्ट स्पिरिट, स्पोर लाइट। तो चाहे जू हो या कैप्टन हो या यानियाना, इस समय बहुत अचंभित थे। लेकिन असर तीनों पे अलग था, जैसे यानयान कांप जाती और जू के पास जितने भी ट्रेजर्स थे ना, क्लॉकिंग छिपाने वाले खुद को सभी को एक्टिवेट कर देता। और कैप्टन भाई अपना तीनों पहाड़ों की तरफ अलग चमक के साथ देख रहा था अपनी आंखों में। भाई मजा आ जाएगा, तगड़े ट्रेजर्स हैं। यानयान देखती है कैप्टन की तरफ और समझ जाती है ये आदमी क्या है भाई, भूत है क्या। जू को तो आदत थी तो वो इग्नोर मार देता है कैप्टन। थोड़ा सोचने के बाद कुछ एक ट्रेजर्स जो थे छिपाने वाले, वो यानयान को भी दे देता है। तो ये 3 पहाड़ियाँ तो बहुत ऊँची थी, लेकिन नीचे में भी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ थी और पहाड़ियों के आस-पास धुंध को थोड़ा देखा जा सकता था। एक चक्कर सा, गोला सा बना हुआ था धुंध का। और यहाँ पर जो भी डिसाइपल्स थे ना, काफ़ी रुथलेस थे, क्योंकि यहीं पे रहते थे तो तीनों स्पिरिट्स का प्रोटेक्शन भी मिल गया था और डिसाइपल बन गए थे। तो अगर वहाँ तक पहुँचना तो पहले इन लोगों से को डील करना पड़ेगा। सी ज़ॉम्बी जैसा सीन नहीं था कि अब डायरेक्टली थोड़ा बहुत करके घुस जाओ। सही मौके का आपको वेट करना पड़ेगा। और जो बोलता भी है कैप्टन से इतना आसान नहीं होने वाला ऊपर तक पहुंचना, और आपके हिसाब से स्वॉर्ड सेज वाले कब आने वाले हैं। कैप्टन का जवाब था रिलैक्स, हम कोई जल्दी में नहीं है, वेट कर लेंगे, हम अच्छे हाइडिंग स्पॉट पे है। तो जू भी मान जाता है और शांति से बैठ जाता है। इधर यान भी शांत थी, लेकिन जो ट्रेजर्स जू ने उसको दिए थे ना, वो उन्हें देख रही, थोड़ी ब्लश भी कर रही थी। और उसका लेफ्ट हैंड ना जू किंग के ऐसा पैर के आसपास कहीं टच हो जाता है तो और खुश हो जाती है, तो उसे करंट से लग जाती है। जो थोड़ा दूर हटने वाला था तभी एक ऑरा फील करता है जो मानो इनकी तरफ देख रहा हो और फ्रीज हो जाता है। वो ऑरा तुरंत आती है और गायब हो जाती है। कैप्टन बताता है कि अरे कुछ नहीं, वो उनका जो फॉर्मेशन है ना थी स्पिरिट्स का, वो था। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ कांड नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि हम पावर लेवल में बहुत नीचे हैं। जब तक नासेंट सोल लेवल पे नहीं हो ना, तब तक उनके लिए तो तीनों स्पिरिट्स के लिए हम क्या है, पेच हुए हैं और कुछ नहीं। और जो कुछ और ट्रेजर्स अपने निकाल करके, क्लॉकिंग ट्रेजर्स जो कि आपके ऑरा को कवर करता है, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं और सिग्नल करता है यानियान को, तो वो भी थोड़ा पीछे आ जाती है, जो भी थोड़ा पीछे आ जाता है। क्योंकि उसको को मालूम था कैप्टन कभी कभी भाई विश्वास के पात्र तो नहीं है। कैप्टन बोलता है बदल चुके हो तुम मेरे छोटे भाई। तो अब कैप्टन की बात सुन करके जो भी बोलते हैं कि एल्डेस्ट ब्रदर मुझे एक बात बताइए, क्या मास्टर ने आपको कोई नया ट्रेजर दिया है। कैप्टन बोलते हैं कुछ भी, वो ओल्ड मैन मुझे वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास सेव है क्या, मुझे तो मुझे भूख लगी है। कैप्टन ऐसा एक्टिंग करता ना भाई, स्मूथली बात चेंज करता है कि मानो वो झूठ नहीं बोल रहा है। जो कुछ सेव फेंक देता है, उसके बाद आसपास थोड़ा जहर भी छिड़क देता है। यानी उनको भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो पूछती नहीं। 3 दिन इधर गुजर जाते हैं। जू फिर से बोलता है प्लान बी क्या है कैप्टन, ये बताओ, क्योंकि स्वर्ण सीज वाले तो अभी तक नहीं आए। कैप्टन बोलता है कि अरे वो आएंगे। तो जू बोलता है इतना श्योर हो। जू कैप्टन बोलते भाई बहुत पैसे खर्चे किए मैंने इंटेलिजेंस के लिए, तो मुझे पता है। उसके बाद जू भी अपना शांति से बैठा रहता है, दिन गुजरते जाते हैं। कुछ दिन और बीतने के बाद जू ऐसा लुक देता है। कैप्टन बोलता है अरे टेंशन मत लो, इस दौरान 1 सप्ताह और बीत जाता है। इस दौरान कुछ कांड भी होते हैं यहाँ पर। तीनों स्पिरिट्स के जो डिसाइपल्स थे ना, वो आसपास आते हैं, लगभग इन्हें ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन नहीं मिलते क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे थे। शैडो भी इसका काम कर ही रहा था, यानी इनके पास अपने भी ट्रेजर्स थे। अब कैप्टन का तो भाई तुमको पता ही है, कैप्टन कभी भी गायब हो जाता है। और जब कैप्टन गायब होता है ना, जैसे हर बार होता है, आपको पता होगा पहले से, तो जू उनके परछाई की तरफ देखता है, अपनी परछाई की तरफ, और जू की परछाई फैलती एक चट्टान की तरफ पड़ती और उस जगह पर जू घूरता है फिर, कि वो उधर परछाई इशारा कर रहा था, जहाँ पर एक आंख हल्की खुली दिखती है। कैप्टन अचंभित हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये छोटा मेरा भाई लिटिल आर्किंग मुझे स्पॉट कर लिया क्या मास्टर ने उसे और एक ट्रेजर दे दिया कि वो मेरे क्लोन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसे वो भी पता है क्या, मास्टर ने बताया क्या इसे। तो वो चट्टान के पास कैप्टन छिपे हुए थे, और दूसरा साइड जो दिख रहा था अभी तक जू वगैरह को, उनका क्लोन था। प्लान ऐसा था कैप्टन का कि इनका जो क्लोन है ना, वो लीड करेगा जोकिंग और यानियन को, वो आगे बढ़ेगा और पीछे से इनका जो असली फॉर्म है वो आता जाएगा, तो ज्यादा सेफ रहेगा और ज्यादा लूट मार लूंगा, ऐसा प्लान था। पहले भी ट्राई किया था कैप्टन ने, फेल हो गए थे सी ज़ॉम्बी और मरफोक आइलैंड पे, क्योंकि मरफोक आइलैंड में जो ने पॉइजन कर दिया और जो नोज का एक्सप्लोजन हुआ था वो पूरा इनके ऊपर आ गया था, जो सी ज़ॉम्बी वाला था। अब नया ट्रेजर मिला था मास्टर, तो इसका फायदा उठाऊंगा, लेकिन जो भाई पहचान ही लेता। इस दौरान 3 दिन और गुजर चुके थे, महीना हो गया था इन्हें वेट करते करते। लेकिन अचानक से इस शाम में बिजली कड़कती है, और वो बिजली 30,000 मीटर लंबी थी, और वो बड़ी बिजली के बाद और छोटी छोटी बिजलियां भी चमकती है, और पूरा शहर मानो बिजलियों से कड़कने लगता है। और उनके बीच में एक स्वॉर्ड लाइट प्रकट होती है, मतलब एक स्वॉर्ड सेज यहाँ पर आ चुका था, फर्स्ट माउंटेन पीक की तरफ पड़ता है। उस स्वॉर्ड लाइट को काउंटर करने के लिए वहां से एक काला धुंध फैलता है। अब जैसे ही वो उनकी आवाज गूंजती है कि हम आ चुके हैं तुम तीनों को पकड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें सप्रेस करना पड़ेगा। तीनों स्पिरिट्स ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था, और इस दौरान स्पेस खुलता और बहुत सारे स्वॉर्ड सेजेस प्रकट हो जाते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं इन्हें निपटाने के लिए, बहुत, क्योंकि इनके डिसाइपल्स भी थे। लेकिन ऊपर में 3 लोग दिखाई दे रहे थे जो कि पावरफुल लोग थे, स्वॉर्ड सेज, और उनकी ऑरा की वजह से ना, वो जो ऑगस्ट स्पिरिट नीदर स्प्राइट थी ना,
उसका जो जहाँ वो रहती थी वो जगह दिखने लगी। इवन जो स्केलेटल जायंट था जो दूसरे पीक वाला, अब वो भी घूर के देखता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम अगर हमसे बैटल करोगे तो क्या होगा? हम अपनी जगह से कभी बाहर नहीं निकले और हमने घोस्ट एम्परर बुलाते रहते लेकिन हम कभी कहे नहीं। क्या तुम हमें मजबूर कर रहे हो कि हम मर्ज हो जाएं और घोस्ट एम्परर को जगा दें? अब ये सुन करके ना एक मिडिल एज मैन थे जो स्वॉर्ड सेज वाले, वो बोलते तुम लोग एंशिएंट टाइम में तुम्हारा कोई औकात नहीं था, तुम छोटे मोटे स्पिरिट्स थे। लेकिन अब क्योंकि इंसान धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, मतलब कमजोर होते जा रहा है, तुम इसका फायदा उठा रहे हो, धमकी दे रहे हो। और उनका पावर लेवल पाई वॉइड रिटर्निंग के सेकंड स्टेज में था। तो इंसानों के असली जो एंशिएंट एम्परर थे वो थे डार्क सेरेनिटी, जिनकी कि बाकी भी जो प्रजातियां थी ना इंसानों से हट करके भी वो भी सम्मान करती थी। उसके बाद ये ब्रोकन फेस ऑफ गॉड आया जिससे बहुत सी चीजें बदल चुकी थी, और उन्होंने ही ये जो 5 बड़े सेलेस्टियल डिविजन्स बनाए थे जिनमें से एक स्वॉर्ड सेज था, उनका ही बनाया हुआ था डार्क एम्परर सेरेनिटी। और इवन जब ये ब्रोकन फेस ऑफ गॉड प्रकट हुआ तब भी कुछ एंशिएंट एम्परर वगैरह थे, लेकिन वो इस पावर के सामने, ब्रोकन फेस ऑफ गॉड के सामने कुछ नहीं थे। तो वो अपने कुछ फॉलोअर्स वगैरह को ले करके एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर को छोड़ के चले जाते हैं, और मतलब रिवर्ड एंशिएंट लैंड को ही बुरा बोल सकते हो, और अपना होली लैंड वगैरह बना लेते हैं, होली ग्राउंड जो भी बोल लो। क्योंकि जो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड था ना उसका आंखें जो थी रिवर्ड एंशिएंट लैंड की तरफ ही थी, तो वो फिलहाल चैन से थे। और करप्शन यहाँ पर आपको मालूम है कितना फैला हुआ था। जू के लिए बात अलग थी क्योंकि उसके पास वो वॉयलेट क्रिस्टल था, नहीं तो बाकी लोगों के लिए आपको मालूम है थोड़ा भी करप्शन फैलता तो वो लोग खत्म भी हो सकते हैं। और आपने देखा ही था टॉर्च लाइट ने क्या किया था। और अगर असली प्योरिटी आपको फाउंड करनी है तो वो या तो मिलेगा होली लैंड में, या जो इम्पीरियल कैपिटल है वहाँ पर, या आपके पास कोई ऐसा टेक्निक हो जिससे कि आप अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकें। तो फिलहाल ओल्ड जो मिडिल एज्ड मैन थे उनके बोलते ही बैटल शुरू हो चुका था, और बहुत सारे इनके जो अपने डिसाइपल्स थे वो आगे बढ़ते जस्ट वर्ड सेजेस थे, और एक खतरनाक खूनी खेल यहाँ भी शुरू हो चुका था। तो ये जो भी मिडिल एज मैन थे ना भाई, उनका लीडरशिप तक ऊपर का पोजीशन था, और वो बढ़ते हैं फर्स्ट माउंटेन पीक की तरफ। तो देखो जो तीसरा स्पिरिट है और दूसरा स्पिरिट है ना वो वॉइड रिटर्निंग के फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन ये जो अगस्त स्पिरिट स्पोर लाइट है वो भाई सेकंड स्टेज में है, यानी जो फर्स्ट माउंटेन पीक वाला है। और वो उसकी ब्लैकिश ऑरा फैल रही थी, लेकिन उसे भी ये जो स्वॉर्ड लाइट थी भेद देती है जो मिडिल एज मैन की थी। तो इनका भी खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। कैप्टन इसरम कहते हैं अब है असली मौका, और बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं जो तीसरा माउंटेन पीक था ना उस तरफ। इतना जल्दी में अपने कैप्टन थे कि जू और यानियन को बोलना भूल जाते हैं। यानियन कहती है हम भी चलते हैं, लेकिन जू बोलता है रुक जाओ। पेड़ की तरफ देखते हैं जू और बोलता है कैप्टन चले, मतलब बड़े भाई चले। कैप्टन जो कि आगे वाले भाग रहे थे वो एकदम हैरान हो जाते, फिर भी बोलते मैं यहाँ हूँ। जो इग्नोर मारता, पेड़ की तरफ फिर से देख। यानी हमसे कहते तुम जानना चाहोगे, मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे फोटोज भी हैं, देखना चाहोगी? तक कि वो बोल पाती तभी एक पेड़ से एक हंसने की आवाज आती, और कैप्टन वहां प्रकट हो जाते और बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरे छोटे भाई। और तुम कैप्टन पहले गाली मारते, बोलते तुम हमेशा सीरियस क्यों रहते हो? वो सब छोड़ो, जल्दी से आगे बढ़ते। और कैप्टन जब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो अपने क्लोन को पार कर जाते हैं, और उनका क्लोन फिर ऐसा हाथ लहराते तो गायब हो जाता है। यान हैरान हो जाती कि कैप्टन भाई, मतलब वो चाहता था कि जू आगे बढ़े और पीछे से मैं मजे खाऊंगा, लेकिन जू तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन कैप्टन यान बहुत गुस्से में थी। लेकिन फिलहाल ये तेजी से आगे बढ़ते हैं पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ, और जू की आंखें एकदम कोल्ड होती जाती है क्योंकि यहाँ जो बैटल ये देख रहा था भाई खतरनाक चल रहा था। खून इसको रास्ते भर देखने को मिलता है, अलग ही ब्लोइश ऑरा भी दिखाई देती है। और ऐसा नहीं, देखो ये जो स्पेसीज थे ना, मतलब जो तीनों स्पिरिट्स, तो जेल में बंद करके रखते भाई इंसानों को और उन्हें खाते रहते हैं, तो उनके कंकाल वगैरह भी पुराने वाले भी दिख रहे थे। कैप्टन इस दौरान जू की तरफ देख कि जिसे मारना चाहते हो मार सकते हो। जू बोलता तो नहीं है, लेकिन इस दौरान एक जो कोल्ड कोर कल्टिवेटर था दो वैली पैलेस वाला, यहाँ का डिसाइपल उसके सामने प्रकट होता है, क्योंकि एक स्वॉर्ड से इसका अपोनेंट उस पर अटैक कर रहा था, वहां से वो भाग रहा था, तो उसको निपटा देता है। फिर एक और को मारता है। यान भी इधर अपना पावर जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। कैप्टन कुछ करते नहीं, लेकिन इस दौरान एक डिसाइपल के आसपास से गुजरते हैं ना, तो वो बर्फ का होकर जम के फूट जाता है। अब तीनों ने देखो क्लोक वगैरह पहना, तो उन्हें देखना मुश्किल था वैसे भी शायद, तो वो जहां से गुजर रहे थे और निपटाते जा रहे थे। बहुत सारे स्वॉर्ड वाले थे तो जू जहर का इस्तेमाल नहीं करता, नहीं तो यहाँ पर आपको मालूम है फिर क्या होता। और जू का ध्यान मेन तीसरे पहाड़ी के ऊपर पहुंचना था। 1 घंटा बीत चुका था और धीरे धीरे करीब आ चुके थे। जो और फील हो रही थी ना, सबसे ज्यादा शॉक वेव्स आ रहे थे वो फर्स्ट पीक से आ रहे थे, सेकंड पीक से ना बस आवाज दी जा रही, लेकिन असली बैटल चल रहा था तीसरी पहाड़ी पर। नीदर स्पिरिट जो थी उसने अपने को 3 भागों में बांट लिया, और तीनों 3 एल्डर से बैटल कर रहे हैं। कैप्टन अलग ही आदमी था भाई, मतलब अब देखो इनकी और शायद छिपी नहीं थी, जो भी थी। तो कैप्टन रेंज भी जा रहा था कहीं पर भी, कभी धीरे हो जा रहा था कभी तेज हो जा रहा था, ताकि किसी का ध्यान इन पर ना आए। जू भी वही कर रहा था, और यान को पहले नहीं समझ में आता, लेकिन वो भी समझ जाती तो वैसा ही करने लगती। तो स्वॉर्ड सेजेस वगैरह के ध्यान में भी मतलब सामने आते थे, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकते थे, तो आराम से धीरे धीरे निकल जाते थे शांति से। लेकिन और तो वो फील कर रहे थे, तो कैप्टन भी पूरी तैयारी के साथ आया था, वो टोकन भी दिखा देता था कुछ, तो वो लोग भी हैरान हो जाते थे, लेकिन बैटल में इन्वॉल्व थे तो कुछ करते नहीं थे। और कैप्टन कहता आप क्या कहते हो, तुम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हो कि नहीं?
तो पता है ये क्या है? ये स्वॉर्ड से इसका इन्फॉर्मेशन टोकन है। ज़्यादातर जगह ये काम नहीं आता लेकिन बैटलफ़ील्ड में काम आता है। और ज़ू भी इस बार थोड़ा-सा एकदम हैरानी वाला चेहरा दिखाता है, कैप्टन खुश हो जाते हैं। 1 घंटा और गुज़र चुका था। रेंगते-रेंगते ये बेसमेंट एरिया पर पहुँच चुके थे 3rd वीक के। उधर 3 जो स्पिरिट्स नेदर स्पिरिट के क्लोन्स थे वो बैटल कर रहे थे। तीनों में से किसी ने वो कपड़ा नहीं पहना था जो ये पहन के आई थी सिम्बलाइज़ में। कैप्टन और खुश हो जाता है कि यार इसके पास तो बहुत कपड़े, अब तो अमीर होने वाला हूँ मैं। मतलब हम सभी। देखो यान-यान की स्पीड थोड़ी स्लो थी लेकिन उसके पास बहुत सारे मैजिकल टेक्निक्स, डिवाइसेस थे। तो वो भी मैनेज कर ले रही थी। यान-यान इन दोनों को देखती यार ये दोनों खतरनाक लोग हैं। मतलब चीते के मुँह से दाँत निकालना चाहते। नॉर्मल लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी थोड़ी अब एक्साइटेड होने लगती है, मज़ा तो आ रहा है लेकिन इसमें। तो फिलहाल देखो ये मास लेवल का स्लॉटर चल रहा था लेकिन उससे कैप्टन या ज़ूकिंग रुकते नहीं है ना, कोई उन्हें रोक पाता है। ये जो 3rd स्पिरिट का ना जो मैंसन था ग्रोटो, मतलब जहाँ वो रहती थी, ये उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। ज़ू की भी आंखों में चमक था और कैप्टन की आंखों में तो सोच ही लो। क्योंकि देखो ऐसे जगह पर आना इनके लिए असंभव था भाई। ये लोग वाइल्ड रिटर्निंग लेवल के स्पिरिट्स हैं, मिनिमम कहाँ से आप आ पाओगे। लेकिन कैप्टन क्या जाल बिछाता यार। क्योंकि फिलहाल चाहे ये वाली तीसरी स्पिरिट हो या दूसरी या पहली, मेन तो इनका फोकस तीसरे स्पिरिट पर ही था। लेकिन जो भी स्पिरिट्स हैं यहाँ पर सब स्वॉर्ड सीज के साथ बैटल में इन्वॉल्व है। पहाड़ी भी ना अच्छा खासा डैमेज हो जाता है बैटल के दौरान। चौकअप इतने तगड़े फैल रहे थे ना कि कुछ कुछ पहाड़ियां जो थी चकनाचूर हो जा रही थी। और इस समय ना गुफा में, क्योंकि पहाड़ी के अंदर गुफा था जिसके अंदर ये मैंसन ग्रोटो था, वहां पर सामान बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। बैटल की वजह से भाई पहाड़ी हिल रहा था तो होगा ही। तो कैप्टन की आंखों में अलग ही चमक आ जाता है और बहुत तेजी से भागता है। ज़ू के भी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है क्योंकि जो भी चीजें थी ना ये मॉडल जेड की बनी हुई थी। हर एक चीज वहां पर मैजिकल डिवाइस भी हाई लेवल के दिख रहे हैं। ज़ू देखता है कैप्टन की स्पीड बढ़ती है तो ये भी बढ़ा लेता है। ज़ू के पास अब 3 पैलेस का तो बैटल प्रावेस था ही। कैप्टन गोल्ड कोर लेवल में तो नहीं कह सकते लेकिन भाई उसका अलग पावर था जो कि ज़ू के बराबर था। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी पावर थे भाई बैकअप के लिए जो उसने रखा हुआ था। स्पेल्स वगैरह थे। हालांकि बैटल के दौरान डिस्ट्रॉय हो गए थे फॉर्मेशन वगैरह भी क्योंकि पहाड़ी ही टूट रहा था। फिर भी काला रेशा बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। करप्शन की औरत है। उसकी ऑरा की वजह से कैप्टन बहुत तेजी से था। उसका राइट हैंड ही कट जाता है और कैप्टन अपने हाथ को फिर से लगा देता है जो कि नॉर्मल हो जाता है और फिर आगे बढ़ता है। बोलता है ऐसे छोटे मोटे स्पेल्स मुझे रोक पाए भाई। 100 रेशे दिखते हैं कैप्टन को, लगते हैं सब में करप्शन की तेजी खतरनाक औरत थी। ये अगस्त निदर स्पिरिट ने सब फैला के रखा। ज़ू की तरफ भी औरा पड़ती, वो अपने परछाई को काम पे लगाता है कि इसको रोको और ज़ू आगे बढ़ते रहता है। यानी इनके पास अपने तरीके थे। कैप्टन जो कि इस समय डॉज करते हुए आगे बढ़ते जाता है, उसकी बॉडी कटती है लेकिन फिर से जुड़ जाती थी। ज़ू किंग से बोलता है आप क्या सोच रहे हो, मेरे मेथड्स तगड़े हैं ना तुमसे। लेकिन फिर वो ज़ू की तरफ देखता और यानियन की तरफ, दोनों को कुछ नहीं हुआ ये कैसे कर रहे हैं। ज़ू बोलता बस ये रेशे आ रहा है मेरे पास और टूट जा रहा है, मैं क्या ही कर सकता, मुझे लग रहा है ये रेशो में उतना पावर नहीं है। कैप्टन बोलता है यार ये लोग क्या करूं। और फिर पीछे आ जाता है कि छोटे भाई हम चलें साथ में। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो फिर आगे बढ़ते रहता है। कैप्टन इस बार आगे रहने का वो नहीं देखता है, वो बस फॉलो करते रहता है और यान भी साथ में थी। और अब तो ये गुफा के एकदम सामने आ चुके थे। जो भी चीजें थी उनकी खुशबू भी नहीं आ रही थी। सो बोलता हमें जल्दी करना पड़ेगा। कैप्टन जैसे ये इतना बोलता है इसको पार करके आगे निकल जाता है, स्टैचू की तरफ पड़ता है और कैप्टन सीधा उसकी खोपड़ी को खा जाता है स्टैचू की। और बोलता है यार इसमें इमॉर्टल जेड क्या हो रहा है, तुम्हें ये 10 लाख स्पेशल स्टोन्स में भी नहीं मिलेंगे। जो भी आगे बढ़ता है, जो भी यहाँ पर लैंप वैम्प थे ना सबको घेर के रख लेता है। लाइफ लैंप वगैरह नहीं थे बट फिर भी तगड़ी चीजें थी। वाइड रिटर्निंग लेवल के कल्टीवेटर का है तो कुछ तो अच्छा ही हो। कैप्टन इधर मोती वोती सब इकट्ठा करते जाता है। यान भी अपने हिसाब से चीजें इकट्ठा कर रही थी और कैप्टन का क्लोन भी यहाँ पर प्रकट हो जाता है। वो भी चीजें लूटने में लग जाता है कि कौन ज्यादा लूटेगा ना। ज़ू के साथ भी टक्कर था। कैप्टन का यह था कि छोटे मेरे भाई तुमने सी ज़ॉम्बी टेरिटरी में बहुत एब्जॉर्ब किया था एलेक्सियर, मुझसे तेज, इस बार तो मैं ही ऊपर आऊंगा। कैप्टन अपना एकदम मस्त मूड में था। ज़ू फिर भी तेज नहीं होता, आराम से चीजें इकट्ठा करते रहता है। यान पीछे से आती क्योंकि थोड़ी स्लो थी, उसे समझ में नहीं आता क्या उठा। ज़ू आता है और बोलता है कि देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हिस्सा हो सकता है फीमेल कल्टीवेटर के लिए। लड़की तुरंत बोलते हैं मेकअप, तो ज़ू बोलता है फिर जाओ उधर। और ज़ू भी उसी तरह पड़ता है क्योंकि इसको आइडिया मिल जाता है। यहाँ पर पावरफुल फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, शीशे वगैरह थे जिनमें से भी खतरनाक हो रहा था। इसकी परछाई भी एक्साइटेड हो जाती है होटल्स वगैरह को देख करके। पैट्रियार्च भी बाहर निकलते हैं और शीशे की तरफ देखने लगते हैं। मतलब सोल से ज्यादा अच्छा तो ये काम करेगा इनकी ऑरा बढ़ाने के लिए। यान विजरन ज़ू की मदद करती। वो जो कपड़ा था ना बहुत बड़ा था भाई, उसके बैग में अट ही नहीं सकता था। कैप्टन विजरन तेजी से बढ़ता है। ज़ू इशारा करता है वार्डरोब की तरफ। वो जो कपड़े आपको चाहिए था ना मेरा बड़े भैया, वो वार्डरोब में है। कैप्टन की आंखों में तगड़ा चमकता है, एकदम आंखें चौंधियां आ जाती है। उसमें ज्यादातर कपड़े थे, मैं तो ग्रीन कलर का कुछ तो मसलिन गाउन था, सिल्क वगैरह मॉडल चैड, अब मतलब क्या ही बताऊं। फिर एक ब्लूइश कलर का था, वहाँ बहुत सारे कपड़े थे लड़कियों के पास, तुमको पता है। यान की भी आंखें चौंधियां आ जाती भाई उन चीजों को देख करके। कैप्टन खुश हो जाता है कि यहाँ आना सही था। और कुछ को तो कैप्टन निगल जाता है क्योंकि उनकी औरा तगड़ी थी, जिनको रखता है कि कितने महंगा बेच सकता हूँ।
और वो बोलता है देखो मेरे छोटे भाई ज़ोकिंग, अब हम वापस जाएँगे लिटिल आर्किंग। तो डार्क सेरेनिटी सेक्ट के साथ जो मैटर है वो तुम्हें रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सब इस मिशन के लिए किया था। दाँत मुझे चाहिए था, वो साँप का। और फिलहाल वो दाँत निकालता है कैप्टन। इसमें वो गोल्ड वाली औरत थी। ज़ू तो देखते ही समझ जाता है। अभी यान को नहीं पता था कि उसने देखा नहीं था। कैप्टन स्माइल करता है और कैप्टन क्या करता है ना, ये जो एमराल्ड ग्रीन कलर का गाउन था ना, उसमें दाँत को धँसा देता है और वो कपड़े की ऑरा जो थी ना धीरे-धीरे गायब होने लगती। फाड़ रहा था मतलब कैप्टन सीधा-सीधा बोले तो कपड़े को। डेकोरेशंस को डैमेज नहीं करता क्योंकि भाई अच्छे मटेरियल के थे तो उनको बेचा भी जा सकता है। और बताता है कैप्टन कि तुम्हें मालूम है जब मैंने उस निदर स्पिरिट को देखा था सेवन ब्लड आइज में, जब वो आ गई थी अचानक से, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कपड़े तो फाड़ने हैं और इस कपड़े को ऐसे फाड़ा नहीं जा सकता, तो उसके लिए दाँत तो लगेगा। इसलिए ये सब मैंने प्लान किया था। ज़ू भी एक्टिंग अच्छा करता है फिर से कि वाह! कैप्टन मानना पड़ेगा। चेहरे के इसके भी हाव-भाव बदल जाते हैं कि क्या दिमाग लगाते हैं आप कैप्टन। और ज़ू भी ना कपड़े का जो मेन-मेन पार्ट था ऐसे कैप्टन को दिखाता था और कैप्टन दाँत से उसको फाड़ देते थे। यान काफ़ी दर्द में थी कि कपड़े को ऐसे फटता हुआ देख कर के इसे इतना दर्द हो रहा है तो सोचो निदर स्पिरिट को कितना होगा। और बोलती भी है तो कैप्टन हँसता है कि अरे ये कुछ नहीं है, तुम्हें हमारे मास्टर को देखना चाहिए, तो वो तो हमसे भी खतरनाक है, नास्टी है। गोल्डमैन जवान हुआ करते थे तो मैंने उन्हें देखा था मिस्ट्रेस से बैटल करते हुए, तो तुम समझ सकते हो। और जब बैटल हो गया था ना इन लोगों का झगड़ा-झगड़ी, तो मास्टर ने क्या किया था, मिस्ट्रेस के कपड़े फाड़ दिए थे, मतलब जो उनके रखे हुए कपड़े थे अच्छे-अच्छे, उनके सामने। उसके बाद ही वो दोनों अलग हो गए थे। जो कुछ कहता नहीं, लेकिन एक चीज़ तो समझता है कि क्या बोल रहे हैं कैप्टन कि जब मास्टर यंग थे, मतलब मास्टर अभी बूढ़े हैं, 60 साल के आस-पास। कैप्टन ने सही में अपने कल्टीवेशन को कई बार शुरू किया। यान का दिमाग अलग था कपड़ों के बारे में। फिलहाल वो भी मदद करने लगते इनका। कपड़ों को, कई सारे कपड़ों को ये फोड़-फाड़ के काट-पीट के रख लेते, क्योंकि इसमें इमॉर्टल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। और देखो वो जो निदर स्पिरिट थी काफ़ी बड़ी थी फिज़िकली, तो उसका कपड़ा भी काफ़ी बड़ा होता था, आप समझ ही सकते हो। तो पूरा हिस्सा लेके भी नहीं जा सकते थे कपड़ों का, तो कौन-सा हिस्सा लेकर जाना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वही लेते हैं। इसके लिए आपको फाड़ना, तोड़ना, काटना तो पड़ेगा ही। तो ना अचानक से एक एक्सप्लोज़न टाइप होता है और फिर इनको समझ में आता है इन्हें निकलना पड़ेगा। कैप्टन मूड में तो नहीं था, लेकिन जानता था कि भाई ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। ज़ू और यान जाने लगते और ये अगर यहाँ फँस गया तो फिर से फँसेगा। कैप्टन को भी समझ में आता है कि वो ज़्यादा लालची हो जाता है, उससे थोड़ा-सा भाई अपनी लालच को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो गुफ़ा से ये बाहर निकल और खुद को फिर से क्लॉक कर लेते हैं, मतलब वो नकाब जो हैरी पॉटर के पास जैसे समझ लो वो कपड़ा था जिससे वो खुद को गायब कर लेता था, इनके पास भी था क्लॉक। तो ये भी गायब करके बाहर निकलने लगते हैं पहाड़ से। इनके जैसे ही जाते हैं ना, एक रेड शैडो एंटर करता है इस मैंशन में। यंग वुमन थी बेसिकली ये, लाल कपड़ों में, चेहरे पर एक सफेद मास्क लगाया हुआ। इसके शोल्डर पर ना एक ग्रोइश औरा दिखती है और फिर बोलती है चल, चर्च वाले एल्डर ने तो कहा था सबसे ज्यादा कलेक्शन तीनों स्पिरिट्स में ऑगस्ट स्पिरिट, निजर स्पिरिट के पास है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन जब ये जाती है अंदर एंटर करती तो अचंभित हो जाती है, पूरा जगह खाली थी। यार आधा पहाड़ टूट चुका है, बाहर में तगड़ा बैटल हो रहा है, लेकिन इतना साफ सुथरा कैसे। दीवालों वालों पर देखती तो अचंभित हो जाती, जहाँ पर मोतियां लगी थी उसे किसी ने उखाड़ लिया। बहुत सी चीजें, कपड़े थोड़े बहुत से फटे भी मिलते हैं, मतलब कोई मेरे से भी यहाँ पर पहले आके जा चुका है। लगता है उनका निदर स्पिरिट के साथ कोई पुरानी दुश्मनी होगी। इधर ज़ू, यान और कैप्टन तेजी से भाग रहे थे। टैग तो देखो तीनों के फुल हो चुके थे और ज़ू जल्दी-जल्दी निकल रहा था क्योंकि सी ज़ॉम्बी में जो इनके साथ हुआ था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर हो। कैप्टन मानो अभी भी संतुष्ट नहीं थे कि यार मेरे छोटे भाई आकिंग, इस बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऐसा मजा नहीं आ रहा। ज़ू चौकन्ना रहता है कि भाई ये सब फालतू बातें। यान को मतलब बोलता है जल्दी-जल्दी चलो। कैप्टन भाई उसकी स्पीड कम हो चुकी थी क्योंकि अब वो दूसरी पहाड़ी की तरफ देख रहा था और जीभ चाट रहा था अपने। बोलता है यार शायद हमें दूसरे पहाड़ी पर भी जाना चाहिए। जो बोलने ही वाला था तभी अचानक से जो ऊपर में डोम था ना, जैसे हर एक जगह होता है डोम, समझते हो, जहाँ से घंटियां-वंटियां बजती है, वहां से एक साउंड आता है। और इतनी फेयरस थी कि तीनों खून की उल्टी करने लगते। बहुत सारे इनके डिफेंसिव जो आइटम्स थे वो भी कोलैप्स कर जाते हैं इन्हें बचाने में। और अचंभित होकर ऊपर की तरफ देखते क्योंकि जो 3 निदर स्पिरिट के क्लोन्स थे ना, उनमें से एक पर उसकी छाती पर एक चाकू लग चुका और एक सीलिंग और आने कर रही थी, वो चीखें मार रही थी। सीलिंग मार्क देखो स्वर्डसीज वालों ने पहले से प्लान करके लाया और वो वाला क्लोन ना जमीन पे आके तीसरी पहाड़ी पर आके गिरता और बेहोश हो जाती है। और जो चेस्ट पे चोट लगा था ना उसके अंदर प्योर इमॉर्टल ऑरा को देखा जा सकता है। ज़ू और यान तो थोड़े अचंभित थे, मतलब भी निकलना है यहाँ से, लेकिन कैप्टन की आंखों में फिर से लालच पड़ता कि यार अब तो मजा आ जाएगा। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।